जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग अंडर ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है मार्शलियन डिमांड। तो भैया क्लास 11 एंड 12 में हम लोगों ने नॉर्मल सिंपल सा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ा था कि डिमांड कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है और सप्लाई कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। तो भैया हम लोगों ने नॉर्मल इस चीज़ को रिलेट कर लिया था कि क्लास 11-12 में कि भैया प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका सप्लाई इंक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी आपका डिक्रीज हो जाता है कोई भी चीज़ का। तो हम लोगों ने उसको नॉर्मल रिलेट कर लिया था कि हाँ भैया कोई चीज़ का दाम बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है इंसान उस चीज़ को कम खरीदेगा। बट हु डिराइव दैट, आखिर उस डिमांड कर्व को और सप्लाई कर्व को किसने डिराइव किया था? तो भैया इस वीडियो में हम लोग तो डिमांड कर्व के बारे में सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, सप्लाई कर्व के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ओके, देखिए हम लोग सबसे पहले समझते भैया मार्शलियन भैया ने जो है आपका कार्डिनल यूटिलिटी का सबसे पहला कंसेप्ट दिया था। हम लोगों ने क्लास 11 एंड 12 में ये भी पढ़ा था कि यूटिलिटी को दो प्रकार से मेजर किया जा सकता है। यूटिलिटी क्या होता है भैया? तो कोई भी चीज़ का सेटिस्फैक्शन, आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो उसका आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज यूटिलिटी। ओके, तो उन्होंने जो मार्शल भैया थे उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया था। कार्डिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ के आए थे 11 एंड 12 में कि यूटिलिटी को जब हम लोग नंबर्स के आधार पर मेजर करें उसको हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। बट दैट समथिंग साउंड्स वियर्ड बिकॉज यूटिलिटी आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको आप नंबर से कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मार्शल भैया ने जो कार्डिनल यूटिलिटी को मनी से डायरेक्ट रिलेट किया था। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। मार्शल सेड दैट मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी सिंस मनी रिवील्स परचेजिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल, इट रिप्रेजेंट जनरल परचेजिंग पावर। तो मनी क्या करता है भैया? इट रिप्रेजेंट करता है हम लोगों की कितना इंसान कोई भी चीज़ को खरीद सकता है और जितने ज़्यादा उस चीज़ को खरीदेगा उतना ज़्यादा उससे यूटिलिटी मिलेगा। जरूरी नहीं है चीज़। तो हर देखिए उन्होंने क्या किया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको कांस्टेंट पकड़ लिया था। अब जैसे हम लोग ये सारा कंसेप्ट को सब समझेंगे। देखिए अंडर ग्रेजुएट में आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एक्चुअल में कोर पढ़ाया जाता है। क्लास 11-12 में तो हम लोग जस्ट एलिमेंट्री और बेसिक्स पढ़ते आते हैं, बट अंडर ग्रेजुएट में आप एक्चुअल में मॉडल समझिएगा। एनसीईआरटी का जो करिकुलम हमारा होता है इन जनरल सेंस आपको एक अच्छा ज्ञान दे दिया जाता है 11 एंड 12 में, बट जो कैसे वो ज्ञान आया, कहाँ से वो ज्ञान आया, अब आप लोग इन डिटेल अंडर ग्रेजुएट में पढ़ेंगे उस चीज़ को। मार्शल एज्यूम दैट मनी कैन बी टेकन एज अ मेजरिंग यूटिलिटी, मेजरिंग, अच्छा यहाँ मेजरिंग रॉड होना चाहिए, मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी बिकॉज इट इज़ ऑल्टरनेटिव फॉर कमोडिटीज़। भैया कमोडिटीज़ को एक्यूरेटली तो हम लोग नहीं माप सकते कि केक का कैसा यूटिलिटी होगा, बिस्किट का कैसा होगा, लेकिन हम लोग उसका मनी के अकॉर्डिंग या उसको यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं। लेट्स से केक 5 रुपये का है, बिस्किट भी 10 रुपया का है, तो उस आधार पर यूटिलिटी को मेजर करना आसान हो जाता है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर अ कमोडिटी रादर टू गो विदाउट इट शुड बी अ मेजर ऑफ यूटिलिटी। कितना पैसा उस चीज़ में इंसान सेक्रीफाइस कर सकता है। आप मान के चलिए बिरयानी अगर आपके यहाँ पे 100 रुपया पर प्लेट अगर मिल रहा है तो बहुत लोग खा सकते हैं, बट किसी किसी का उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होता तो उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। नॉर्मल हम लोग क्या है, 100 हम लोग का यहाँ पर 100 रुपया प्लेट में बिरयानी मिलता है, 100 कहीं कहीं पे 120, मान के चलिए यही बिरयानी का प्लेट 250 रुपया प्लेट हो जाएगा। तो अब ये सब बात है कि भैया उतना हम लोग का कैपेबिलिटी अगर नहीं रहेगा हम लोग नहीं खाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, सबका एक अपना हिसाब होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला एजम्पशन पढ़ा कार्डिनेटिविटी ऑफ यूटिलिटी। सेकंड हमारा मार्शल भैया ने क्या एज्यूम किया था? डिमांड। देखिए यहाँ से डिमांड कर्व डिराइव होगा। ओके, तो जब डिमांड कर्व को उन्होंने डिराइव किया था तो कुछ कुछ एजम्पशंस पकड़ा था। इकोनॉमिक्स में आप लोग को समझ के चलना है कि हर चीज़ कोई भी अगर आप मॉडल कोई भी दे रहा है, कोई भी प्रस्तुत कर रहा है आपको कोई मॉडल, तो वहाँ पर कुछ कुछ एजम्पशन किया जाता है। विदाउट एजम्पशन इकोनॉमिक्स में तो भैया खेला ही नहीं हो पाएगा। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम डिफरेंट कॉमोडिटीज। हर एक कॉमोडिटी का अपना अलग अलग यूटिलिटी उन्होंने एज्यूम किया था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मार्शल भैया की? मार्शल एज्यूम दैट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन कॉमोडिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अदर कॉमोडिटी। तो उन्होंने एक ही कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग चला था पूरा जो डिमांड कर वो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने एज्यूम किया था कि सिर्फ एक ही कॉमोडिटी है दुनिया में। ओके, अगर आप दूसरा कॉमोडिटी से उसको रिलेट करिएगा तो वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाएगा, वहाँ से फिर आपको उनका डिमांड कर्व एक्चुअल में डिराइव नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। इट मीन दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग दैट टोटल सेटिस्फैक्शन इज द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडेड बाय ईच कॉमोडिटी। सिर्फ एक कॉमोडिटी आपको लेकर के चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड उन्होंने क्या एज्यूम किया था मार्शल भैया ने कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी।
उन्होंने ये एज्यूम किया था कि जो यूटिलिटी ऑफ मनी, अब देखिए हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ हम लोग जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, कोई एक ही कमोडिटी, अब पुचका खा रहे हैं, उसका एक के बाद एक पहला खाएगा बहुत ज़्यादा यूटिलिटी, दूसरा खाएगा थोड़ा कम यूटिलिटी, डिक्लाइनिंग रेट होता है। पहले कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहले जाएगा आस्ते आस्ते घटते 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 जीरो से फिर वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी चीज़ का। लेकिन उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट पकड़ा था। इसका मतलब क्या है कि जितना भी इंसान रुपया कमा रहा है उसका यूटिलिटी को उन्होंने फिक्स कर दिया था। 10 रुपया कमाया ठीक है, 20 रुपया कमाया ठीक है, 30 रुपया कमाया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, तो उसमें क्या है यूटिलिटी को यूटिलिटी ऑफ मनी फिक्स कर दिया। अगर यूटिलिटी ऑफ मनी फ्लक्चुएट करता तो वहाँ पे डिमांड कर्व डिराइव हम लोग का नहीं हो पाता। ओके, द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्नौली। बर्नौली नाम का भैया हम लोग का एक और भैया थे, इकोनॉमिस्ट भैया, जो बर्नौली ने सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट एज्यूम किया था। एंड इट वाज लेटर इनकॉर्पोरेटेड बाय मार्शल बिकॉज मार्शल कंसिडर्ड मनी एज अ स्टैंडर्ड मेजर। मार्शल ने मनी को एज अ स्टैंडर्ड मेजर एज्यूम किया था। ओके, विद अगर मनी फ्लक्चुएट करता तो डिराइव नहीं होता डिमांड कर्व, ओके, ऑफ यूटिलिटी, एंड हेंस ही कुड नॉट एज्यूम टू वैरी विद रेस्पेक्ट टू मार्जिनल यूटिलिटी। If utility of money was allowed to change, then comparison over different commodities would become impossible. अगर marginal utility of money बदलते रहता, 100 रुपया कमा रहा, 200 रुपया कमाया, ज़्यादा यूटिलिटी मिला, 300 कमाया, ज़्यादा यूटिलिटी मिला, तो भैया वहाँ पर जो डिफरेंट कमोडिटीज़ को हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते। ओके, रैशनैलिटी भैया चौथा उन्होंने एज्यूम किया था भैया। रैशनैलिटी इंप्लाइज दैट ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन सेटिस्फैक्शन। ऐसा नहीं कि बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ खरीदना ही पड़ेगा जितना पैसा रहे। मैं आदमी जाएगा शॉपिंग करने के लिए तो क्या सोचेगा, चलो भैया सही दाम में मिल रहा है तो ले लेते हैं। थोड़ा कम हो गया, रसगुल्ला लेने गया, मान लीजिए 10 रुपया पीस अगर रसगुल्ला है, ठीक है, अगर उसका दाम कम हो गया 8 रुपया हो गया तो चलेगा, चल भाई 100 रुपया में हम 10 गो रसगुल्ला लेने आए थे, 8 रुपया हो गया तो 80 रुपया में ही 10 गो रसगुल्ला हो जा रहा है। काम करते हैं 12 गो ले ले रहे, 4 रुपया और बचिए जाएगा, 4 रुपया का चॉकलेट ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि कोई चीज़ का प्राइस डिक्रीज हुआ तो ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम किया। ओके, कैसे, तो उसका माध्यम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा कांस्टेंट रहा, और साथ ही साथ वो पर्सन रैशनल रहा। और ये सब बात है, प्राइस उसका डिक्रीज हुआ तो उसने ज़्यादा कंज्यूम किया, प्राइस इंक्रीज होगा तो कम कंज्यूम करेगा, है ना। तो अगर रैशनल नहीं रहता, बोलता नहीं हम 10 गो सोच के आए, जितना दाम हो जाए हम 10 गो लेंगे, और उसको बोल दिया गया था तुमको जितना दाम हो जाए 10 गो लेके आना है, तो अगर हम लोग ऐसा एज्यूम कर रखते, ऐसा एजम्पशन रखता भैया मार्शल भैया, तो फिर डिमांड कर्व डिराइव नहीं हो पाता है। स्टैटिक मॉडल, पांचवा उन्होंने एज्यूम किया कि जो हमारा डिमांड कर्व है दैट इज अ स्टैटिक मॉडल। दिस एजम्पशन वाज टेकन टू एज्यूम दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, टाइम के साथ साथ हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ महंगा सस्ता ये सब होते जाता है, तो उन्होंने डिमांड कर्व का जो डेरिवेशन दिया वो एक स्टैटिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया। स्टैटिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने डिमांड कर्व को डिराइव किया। अगर टाइम पीरियड चेंज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में डिमांड कर्व डिराइव होगा। ऐसा नहीं कि विथ चेंज इन टाइम हम लोग डिमांड कर्व को भी उसको टाइम पीरियड के साथ भी रिलेट कर रहे हो, नहीं, टाइम पीरियड वहाँ पे हम लोग रिलेट नहीं करते, क्योंकि हम लोग जानते हैं टाइम चेंज होगा तो कोई भी चीज़ का दाम भी फ्लक्चुएट करेगा, महंगाई भी बढ़ेगा, मनी का परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगा, यही सारा चीज़ होता है। ओके, under these assumptions Marshall gave two basic laws which were used to develop the demand function। और इसी बेसिक assumptions के साथ मार्शल भैया ने 2 गो बेसिक लॉज दिया था। क्या क्या, तो सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोगों ने क्लास 11 और 12 में भी थोड़ा सा पढ़ा था, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमारा मनी का हम लोग एज्यूम करेंगे, मनी पैसा का भाई हमेशा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रहता है। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स सपोज हम लोग एक्स को यहाँ पे मान के चलते हैं रसगुल्ला, ठीक है, ये रसगुल्ला मान लिया, और ये वाला वाई को मान लिया हम लोग लेट्स से केक, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं एक के बाद एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ से उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगता है। तो पहला यूनिट भैया कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग का लेट से 40 मिल रहा है। दूसर का जब खाएंगे तो मान के चलिए उससे हम लोग को 36 मिल रहा है, दूसर का रसगुल्ला खाए, तीसर का खाए तो उससे 32 ही मिला। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट रेट लिया गया है, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट रेट से डिक्लाइन करे, थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। ओके, सिमिलरली केक का पहला कुछ नहीं खाए तो 0 यूटिलिटी मिलेगा, तो पहला वाला खाए लेट से मान के चलिए आपको 48 यूटिलिटी मिला। सिमिलरली दूसर का खाए तो उससे आपको 42 यूटिलिटी मिला, तीसर का खाए तो उससे आपको 36 यूटिलिटी मिला। ओके, बट हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखा, पहला खाए दूसरा खाए मनी भैया उसका यूटिलिटी कांस्टेंट है। और सेम यहाँ पे एम यू एक्स बाई पी ऑफ एक्स भी देखिए तो यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई भी ये हमारा डिक्लाइन कर रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी
गोज ऑन डिमिनिशिंग, कि आप जैसे जैसे कोई भी चीज़ का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेंड होगा वो डिमिनिश होते जाएगा विथ ईच सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम। जैसे जैसे हर एक यूनिट आप कंज्यूम करेगा वैसे वैसे उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करते जाएगा। दिस मीन दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट एन डिक्रीजिंग रेट। बढ़ागा टोटल यूटिलिटी आप गिनिए, पहला वाला से 40 है, दूसरा वाला से आप कंपेयर करिएगा तो 4 कम ही मिलेगा, लेकिन टोटल यूटिलिटी आपको इंक्रीज तो हो रहा है बट विथ रेट ऑफ क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी से आप कंपेयर करिएगा तो उस फिक्स रेट में नहीं हो रहा है, यानी कि पहला खाए 40 मिला, दूसरा का में भी 40 मिलेगा, तीसरा का में भी 40 मिलेगा, वैसा टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है बट विथ अ डिक्रीजिंग रेट, जो उसका रेट ऑफ ग्रोथ है वो आस्ते आस्ते स्लो हो रहा है। तो इसी से देखिएगा हम लोग जो ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको 2 रीजनेबल बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं कि आखिर ये जो आप पर यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो ये क्यों डिक्लाइन कर रहा है। टोटल वांट्स आर अनलिमिटेड बट डिजायर फॉर इंडिविजुअल कमोडिटीज इज नॉट अनलिमिटेड। भैया आपका वांट्स हमेशा रहेगा, कोई भी चीज़ खाने का हमेशा वांट्स रहेगा, बट इच्छा जो रहेगा ना, जरूरी नहीं कि वही चीज़ हमेशा रहे। अब एक वांट्स तो आपको हमेशा है भाई, लाइफ टाइम आप कुछ भी आपको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आप रसगुल्ला का चाहता है आपको, अब जब खाते गए बट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको उसका डिजायर ऐसा आ जाएगा, पीस को खा लीजिएगा, लगेगा अब और रसगुल्ला नहीं खाएंगे। ओके, that is each commodity will have a point where its marginal utility becomes zero। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे marginal utility जीरो बन जाता है। हम लोग 11-12 में भी इसको पढ़ा था। Different goods satisfy different requirements and therefore they cannot be considered as a perfect substitute of each other to satisfy any particular want। This means that more consumption will create more problems of combination। तो जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन ज़्यादा कराते जाएंगे वैसे वैसे और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशन भी हमारा आता है। सेकंड हमारा भैया कहा जा रहा, मार्शल ने यहाँ पे 2 जो बेसिस पे जस्टिफाई किया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। सेकंड हमारा एजम्पशन आ जाता है कि मार्शल एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। He used this principle to show allocation of income done by individual on different commodities. According to the law of equi-marginal utility, a consumer will distribute his money income between the commodities in such a way that utility derived from the last rupee spent on each commodity is always equally good remains the same। यानी कि जितना भी पैसा खर्चा कर रहा है वो कंज्यूमर ऐसा कोशिश करेगा कि जो हम जितना भी लास्ट रुपया भी अपना खर्चा करेगा तो एक एक रुपया मेरा जो है ना प्रॉपरली वेल डिस्ट्रीब्यूट हो करके करेगा। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ में हम ज़्यादा खर्च कर दे, कोई चीज़ में हम कम खर्च कर दे, माने उसका जो सेटिस्फैक्शन आना चाहिए ना अंदर से कि हर एक रुपया मेरा बराबरी से एकदम इन्वेस्ट हुआ है, कोई भी चीज़ खरीदा हो तो। इक्वली गुड्स रिमेन्स द सेम वेयर ऑल इनकम इज स्पेंड बाय द कंज्यूमर। जहाँ भी वो कंज्यूम कर रहा है वहाँ पे हमारा भैया उस चीज़ को क्या हो गया लाइन में, वहाँ पे उसको इस अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ मेरा एक एक रुपया जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, यहीं से उन लोगों ने कंज्यूम बताया कि MUX बाई प्राइस ऑफ एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई। 2 कमोडिटी यहाँ पे मान के चले हैं, ठीक है, इज इक्वल टू MUM यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ से उन्होंने क्या डिराइव किया कि जो आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स को मान के चल रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जितना रुपया वो खर्चा कर रहा है उतने का ही उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। ज़्यादा खर्चा करेगा तो ज़्यादा यूटिलिटी, कम खर्चा करेगा तो कम यूटिलिटी। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं भैया कि अगर हम मान के चले MUX बाई P ऑफ X इज इक्वल टू MUM, तो अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज करेगा? क्या प्राइस इंक्रीज करेगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज करेगा? आगे हम लोग इसी से समझने जा रहे हैं। डिराइविंग द मार्शल डिमांड। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है और सेकंड ग्राफ है, बढ़िया से इसको ऑब्जर्व करिएगा। हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि क्या कि MUX बाई P ऑफ X इज इक्वल टू MUM, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाएगा, कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो यूटिलिटी ऑफ मनी विल ऑब्वियसली इंक्रीज, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जब हम लोगों ने यूटिलिटीज का कंसेप्ट पढ़ा क्या भैया कि हर एक कमोडिटी के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करते जा रहा था। तो यहाँ से हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को एक एज्यूम किया यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस में हम लोगों ने MUX बाई P ऑफ X पकड़ा और यहाँ पे कमोडिटी X पकड़ा। क्या कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा भैया कमोडिटी एक्स यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे पर्टिकुलर क्वांटिटी में, ठीक है, लेट्स से ये Q1 है, एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी में इसका ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आ रहा था।
ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया कि प्राइस अगर कम होगा तो ऑब्वियस सा बात है MUM बढ़ना चाहिए। तो सेकंड में हम आ रहा है, ये जो ग्रीन लाइन जा रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्यों शिफ्ट कर रहा है भैया, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो रहा है। प्राइस कम हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे एक सेकंड हमारा कर्व आया है और यहीं से फिर हमारा Q1 और Q2 को हम लोगों ने एज्यूम करके डिमांड कर्व को डिराइव किया। भैया डिमांड कर्व कैसे डिराइव हो गया, अब देखिए हम लोग क्लास 11-12 में पढ़े थे, एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा भैया कि प्राइस जैसे जैसे देखिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया है। क्यों आ रहा है भैया कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट का। ओके, तो ये जो दोनों हमारा जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अंडर ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये ग्राफ बनाना आपको ज़रूर से आना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी आप लोग करिएगा इकोनॉमिक्स में, आप उसके बाद आप थियोरेटिकल अप्रोच भी पढ़िएगा, उसके बाद आपका मैथमेटिकल अप्रोच भी रहेगा जो कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल होता है। कोशिश करिएगा कि आप ग्राफ और जो थ्योरी है उसको एकदम बढ़िया से समझ जाए। अगर आप लोग आर्ट्स फील्ड से है और इकोनॉमिक्स आप लोगों ने ऑप्ट किया तब तो आप लोगों को ये जो ग्राफिकल और थियोरेटिकली ज़्यादा पढ़ाया जाता है अगर MA इकोनॉमिक्स है आपका या फिर BA इकोनॉमिक्स है। और अगर आपका BSc इकोनॉमिक्स रहेगा तो भैया आपका भैया मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, ये जो कर्व है जो कि मार्जिनल यूटिलिटी भैया कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है और यहीं से हमारा जो डिमांड कर्व डिराइव हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी से मार्शलियन डिमांड कर्व भी डिराइव हुआ था। ओके, थियोरेटिकल एक बार हम लोग देख लेते हैं। Marshallese demand is defined as the amount of a commodity that a consumer is willing to purchase at a given price in the market with यहाँ पे भैया with all other factors remain constant. The demand curve of Marshall was derived by using the law of equimarginal utility. Law of equimarginal utility किसका, तो ऑफ मनी की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी देखिए यहाँ पे हम लोग पकड़े, यहाँ लिखे नहीं है क्या, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो फिक्स है। जैसे जैसे प्राइस कम हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ राइटवर्ड्स और इसी से हमारा फिर डिमांड कर्व भी डिराइव होता है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भैया क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शलियन डिमांड। भैया मार्शल ने जो डिमांड कर डिराइव कर दिया बट इसका कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी था। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा क्लास 8-9 में रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स, वैसे यहाँ पर भी ड्रॉबैक्स है। पहला है हमारा एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी इज नॉट रियलिस्टिक बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्टिव। भैया जो यूटिलिटी को नंबर पे मेजर किया जा रहा है इट इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक कंसेप्ट। दूसरा क्रिटिसिज्म उनका क्या था, यूटिलिटी इज एडिक्टिव। क्या मतलब है, द एजम्पशन ऑफ एडिक्टिव यूटिलिटी फॉर्म वाज टेकन बाय बोथ मार्शल एंड वॉलरस, but this assumption implied that commodities should be independent of each other। यानी कि एक जो commodities होता है, कोई भी दो commodities है, that should be independent, it should not be dependent with each other। Therefore any change in the price of one commodity should not be have impact on demand for other commodity। मार्शल के अकॉर्डिंग कि भैया कोई भी चीज़ का प्राइस अगर चेंज हो रहा है कोई कमोडिटी का तो उसको दूसरा कमोडिटी पे इम्पैक्ट नहीं लाना चाहिए, तभी डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। नहीं, यहाँ पे तो ये रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी कंसेप्ट यहाँ से लिंक होता है। दिस मीन्स दैट मार्शल डिमांड कैन होल्ड ट्रू ओनली फॉर वन कमोडिटी इन द वर्ल्ड। मार्शल डिमांड तभी ट्रू हो पाएगा जब दुनिया में सिर्फ एक ही कमोडिटी हो, तो ये तो भैया पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो मार्शल भैया का जो कहना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो अ इम्प्रैक्टिकल बात। चौथा हमारा हो जाता है मार्शलियन डिमांड कुड नॉट अफेक्ट गिफन गुड्स एंड वेवलेंथ गुड्स। भैया गिफन गुड्स का हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, गिफन गुड्स और वेवलेंथ गुड्स जिसका डिमांड कर्व का अलग ही स्लोप होता है, तो मार्शल उन्होंने डिराइव उसको नहीं किया। मार्शलियन डिमांड वाज कंप्लीटली साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट गुड्स। तो इसी के साथ होता है हमारा ये टॉपिक समाप्त। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।